हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के तत्व और प्रबंधन के सिद्धांत, जिनके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट की चारों यूनिट्स के बारे में। यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, इसमें प्रबंधन के प्रथम यूनिट को हमने तीन प्रमुख सवालों में तीन प्रमुख प्रश्नों में जो है बांटा है, जिनमें पहला प्रश्न है प्रबंध वह विधि है जिसके माध्यम से वैयक्तिक तथा सामूहिक प्रयत्नों को सामूहिक रूप से संलग्न किया जाता है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। दूसरा है प्रबंधकीय शाखाओं एवं विचारों के बारे में विस्तृत रूप से व्याख्या करनी है। तीसरा लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें पीटर एफ ड्रकर के प्रबंधन के सिद्धांत, एमबीओ या मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव या प्रबंधन द्वारा प्रबंधन जो किया जाता है उसके बारे में बात करनी है। और अंतिम हम लोग नगर प्रशासन के बारे में, निगम प्रशासन या कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे। हम लोग देखते हैं, अब हम देखते हैं कि पहला प्रश्न जो हमारे सामने आ रहा है उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, प्रबंध वह विधि है जिसके माध्यम से वैयक्तिक तथा सामूहिक प्रयत्नों को सामूहिक लक्ष्यों से संलग्न किया जाता है। इस पर टिप्पणी करो। यदि यह प्रश्न आता है तो ये प्रश्न हमको मैनेजमेंट या प्रबंधन के बारे में एक विस्तृत व्याख्या करने को कहता है। इस प्रबंधन में जब हम जानना चाहेंगे तो हमको कई सारी अवधारणाओं के बारे में जानना है, हमको प्रबंधन के वास्तविक स्वरूप के बारे में जानना है, तथा हमको ये जानना पड़ेगा कि प्रबंधन का प्रारंभ कहाँ से हुआ और कैसे यह आगे बढ़ा। प्रबंधन की अवधारणा का जन्म सन 1940 के आसपास माना जाता है। वास्तविकता यह है कि प्रबंधन की शुरुआत उस समय हुई जब पहली बार इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति 1761 के आसपास इंग्लैंड में आई थी। इसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। यह एक ग्लोरियस या बहुत ही प्रधान जो है रिवॉल्यूशन या क्रांति थी, जिसके माध्यम से विश्व भर में इंडस्ट्रियल या कल कारखानों का संचालन या एक नए युग का आरंभ हुआ था। इस नए युग के आरंभ में हमको ये जानने को मिलता है कि कई जगह पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खुली, निर्माण के लिए कार्य शुरू हुए तथा देशों का विकास, देशों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान शुरू हुआ। जब यह प्रक्रिया प्रारंभ हुई उस समय मैनेजमेंट या प्रबंधन को उस विस्तृत रूप में प्रतिबद्ध नहीं किया गया था जैसा कि वर्तमान में हमको स्वरूप जानने को मिलता है। लेकिन ये था कि समय के साथ साथ इसमें बदलाव आया और इसमें नए तरीके के चिंतन देखने को मिले। इसीलिए हमने प्रबंधन को मुख्यतः तीन अर्थों में नवीन धारणा के अनुसार प्रस्तुत किया, जिसमें से एक आप देखते हैं कि प्रबंध को अधिकारियों के रूप में या प्रबंध प्रबंध या मैनेजमेंट एज अ लीडरशिप। दूसरा है प्रबंध को विज्ञान के रूप में देखते हैं, इसका मतलब ये है कि प्रबंध यानी मैनेजमेंट एज अ साइंस। तीसरा है प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में या एक प्रोसेस के रूप में, जैसा कि हम लोगों को वर्तमान समय में ज़्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ पर जानना यह जरूरी है कि प्रबंध अधिकारी या लीडरशिप के बिहाफ पर क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, समय के हिसाब से वर्तमान समय और पुराने समय के बीच में जो एक लंबा समय काल रहा, इस समय अंतराल में बहुत सारे राज्यों ने, बहुत सारे देशों ने अपने अपने हिसाब से मैनेजमेंट के तथ्यों को या प्रबंधन के तत्वों को प्रतिपादित किया, उनको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट या लागू किया। तो इसके परिणाम स्वरूप हमको ये मिला कि प्रबंधन में हमको नए तरीके के विचार, नई तरीके की सोच और नवीनीकरण लगातार देखने को मिलता रहा। अधिकारी वर्ग या उच्च वर्ग जिसने कि अपने नीचे के वर्गों को सहयोग किया और एक प्रबंधन की अवधारणा को जन्म दिया, उसमें डिक्टेटर्स, जिनमें से तानाशाह हम लोग कह सकते हैं, जैसा कि हिटलर या मुसोलिनी हुआ करते थे, उन्होंने भी एक मजबूत सेना का गठन किया और उस मजबूत सेना से विश्व के कई हिस्सों को जीता, जो कि एक प्रबंधन का अच्छा उदाहरण होता है। वहीं हम डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक तरीका भी कहते हैं, जिसमें लोगों के द्वारा बड़े बड़े लीडर चुने गए और उन लीडरों ने अपने देश को बेहतरीन तरीके से जो है प्रबंधन द्वारा जो है डेवलप किया, जैसे अमेरिका हो गया, भारतवर्ष हो गया। एक होता है जिसमें हम लोग कहते हैं मोनार्क या राजशाही, जिसमें कि राजा अपनी प्रजा के साथ सहयोग करता है और राजा के सहयोग से प्रजा का विकास होता है। तो ये उदाहरण भी भारतवर्ष में बहुत पुराने समय से देखने को मिलते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सब में जजिया कर से लेकर के विभिन्न प्रकार के टैक्सेशन सिस्टम या कर प्रक्रिया में हम ये जानते या समझते हैं कि पुराने समय में भी जो है इस तरीके के टैक्सेशन दिए जाते थे, जिससे कि सड़कें बनती थी, राजमहल बनाए जाते थे और शहरों का विकास होता था। तो इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध की अवधारणा काफ़ी पुरानी है और 1940 के आसपास ही इसमें नई अवधारणाओं का उदय किया गया। अब इन तथ्यों के अलावा कुछ अन्य तथ्यों का भी प्रमुख रूप से उल्लेख मिलता है, जिनमें कि हम देख सकते हैं। पहला आप देख रहे हैं
कि प्रबंध लोगों से कार्य कराने का संबंध रखता है। यानी प्रबंधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग जो है एक दूसरे को सहयोग करते हैं और एक दूसरे से कार्य करवाते हैं। नीचे यह भी लिखा हुआ है कि यह भावना मनोविज्ञान से संबंध रखती है। यानी अगर आप किसी से जबरदस्ती काम करवाते हैं, बलपूर्वक कार्य करवाते हैं, तो वो मैनेजमेंट ना कहला करके एक तरीके का बल प्रयोग कहलाता है। जबकि मैनेजमेंट में यदि आप कोई अपने यहाँ कार्य करने वाला रखते हैं और उसको उससे संबंध सैलरी या उसको पैसे देते हैं, वो अपनी खुशी से काम करता है और काम की परफॉर्मेंस को अच्छा रखता है, तो ये कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से संबंधित भावना होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रबंध व्यक्ति समूह के साथ मिलकर कार्य करने की एक प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया समाजशास्त्रियों, समाज के मनोवैज्ञानिकों की देन होती है। इस अवधारणा के अंतर्गत प्रबंध विभिन्न श्रमिक समूह की जाति, धर्म, संस्कृति के आधार पर आपसी टकराहट का मेलजोल और उसका अध्ययन करता है। इससे हम यह जानते हैं या यह समझते हैं कि प्रबंध जो है एक टीम वर्क है, यानी मिलजुल कर काम करने की प्रक्रिया है। यह एक, जैसा कि एक कहावत है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यानी एकता में ही बल होता है। तो यदि कई विचारों का एक साथ समागम हो जाए, यानी कई विचार एक साथ आपस में मिल जाएं, तो कहीं ना कहीं हम जो है सफल होते हैं। इस विचार के साथ ही मैनेजमेंट का या प्रबंधन का विकास किया जाता है। इस विकास में हम लोग ये भी जानते हैं कि यदि हमको किसी तरीके का फाइनेंशियल डेवलपमेंट करना है या हमको किसी प्रोडक्ट को या वस्तु को बना करके विभिन्न बाजारों में बेचना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि उस वस्तु का बाजार में क्या आधार है या कितनी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार ही हम उस वस्तु को बाजार में बनाने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए लोगों की पसंद, लोगों के धर्म, जाति एवं संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ों का, वस्तुओं का बाजार में मिलना और उसका प्रोडक्शन करना और उसके लिए लोगों का सहयोग होना, ये एक बड़ी बात होती है। तीसरा पॉइंट है, प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया है, ये वुड्स एंड डोनेल ने कहा था, और उनके अनुसार समाजशास्त्र तथा मनोविज्ञान का ज्ञान ही प्रबंध के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं है, बल्कि उसको पूर्ण रूप से नियोजन, संगठन तथा निर्देशन द्वारा चलाया जाना चाहिए। प्रबंध का यानी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जब बाद में डेवलप किया गया, तो उसमें जो है कई तरीके से, जैसे कि हम लोग अभी आगे भी पढ़ेंगे, इसमें प्लानिंग या नियोजन, ऑर्गेनाइज करना उसको, चीज़ें को, उसमें स्टाफ की नियुक्ति करना, एक संगठन का निर्माण करना तथा उसको सही दिशा नियंत्रण देना, निर्देशन देना, यह एक मुख्य प्रक्रिया है। यह प्रबंध की एक प्रमुख प्रक्रिया है जिसका आरंभ जो है वुड्स एंड डोनेल ने किया था। उन्होंने ये कहा था कि केवल समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी तथा एक साइकोलॉजिकल तरीके से ही केवल प्रबंध पर्याप्त नहीं होता है वर्तमान विकास के लिए। तीसरा पॉइंट हम लोग जो देखते हैं वो है, प्रबंध नवीन विचारों की शक्ति है। हमने आज जो मोबाइल यूज़ करते हैं, टच स्क्रीन मोबाइल है, नए वर्जन्स उसके हैं, अपग्रेडेड हैं, उसकी रैम से लेकर के उसकी मेमोरी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है। जबकि पुराने समय में हम बटन वाले फ़ोन यूज़ करते थे। उनसे पहले यदि चले जाएं हम, तो टेलीफोनिक वायर वाले फ़ोन यूज़ किया करते थे। और इस प्रकार से हमने देखा कि पुराने समय से नए समय तक आकर के फ़ोन में बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशंस हो गए हैं, नई तरीके की टेक्नोलॉजी हमारे सामने आई है। यह नई टेक्नोलॉजी तभी संभव हुई है जबकि हमने फ़ोन बनाने वाली उन कंपनियों में प्रबंधन के नए विचार लगे। नवीन विचारों के साथ ही नए प्रोडक्ट्स, नई वस्तुओं का हमारे सामने आना हुआ। प्रबंध निर्णय प्रक्रिया से संबंध रखता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यदि हम प्रबंध या मैनेजमेंट का कोई काम करते हैं, एक परिवार के अंदर भी अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना होता है और परिवार को ठीक तरीके से चलाना होता है, तो कहीं ना कहीं हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि प्रबंध जो है वो आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है क्योंकि प्रबंध में हम लोग एक दूसरे को सहयोग करते हैं और उसके बारे में कुछ ना कुछ निर्णय लिए जाते हैं। इसके बाद प्रबंध संगठन में लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य के सदुपयोग से संबंध रखता है। लक्ष्य निर्धारण लक्ष्य प्राप्ति एवं मूल्यांकन से संबंध रखता है। यानी हम इसमें एक लक्ष्य या टारगेट डिसाइड करते हैं। हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो प्रबंधन में हम सबसे पहले लक्ष्य या ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं। ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने के बाद उस लक्ष्य को कैसे कैसे प्राप्त किया जाए उसके ऊपर अपने प्रयास करते हैं या एफर्ट्स डालते हैं। और यदि लक्ष्य हमको प्राप्त हो जाता है तो हम उसका मूल्यांकन करते हैं कि क्या जो हम प्राप्त करना चाहते थे वो हमने प्राप्त किया या नहीं किया। इसीलिए हम ये भी कहते हैं कि
इस तरीके से कहा जा सकता है कि यह एक विज्ञान भी है और एक कला भी है, क्योंकि वैज्ञानिक तथ्यों के साथ साथ हम इसमें बेहतरीन और अच्छे तथ्यों का सामना करते हैं और हम पाते हैं कि आखिरी में हमको एक अच्छा प्रोडक्ट प्राप्त हो जाए, अच्छी वस्तु प्राप्त हो जाए। प्रबंध एक औद्योगिक समाज का आर्थिक अंग है। वर्तमान समय में मैंने आपसे पहले ही कहा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज द ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। भारत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत भी काफ़ी पहले की गई थी। तो वर्तमान समाज को अगर हम देखें तो यह भी औद्योगिक समाज का एक आर्थिक अंग है। आप इसमें यही पाएंगे कि वर्तमान समय में भी औद्योगिकरण में प्रबंध का विशेष महत्व है। आगे आने वाले तथ्यों में हम इन्हीं के ऊपर चर्चा और डिस्कशन करेंगे। अगला देखिए, प्रबंध एक प्रणालीगत विचारधारा है या सिस्टम अप्रोच है। सिस्टम अप्रोच इसलिए है क्योंकि यह एक विचार से लेकर के दूसरे विचार तक नवीनीकरण की प्रक्रिया के द्वारा होकर के गुजरती है, जिसमें नए विचारों के साथ पुराने आयामों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। और यह पारिस्थितिक एवं संयोगिक विचारधारा है, यानी जो हमारा इकोसिस्टम समाज है और कई इसमें लोगों के विचार जो शामिल होते हैं उनके साथ ही इसका योगदान किया जाता है। अगले पॉइंट में हम यह जानना चाहेंगे कि प्रबंधन की परिभाषा क्या है या कैसे कार्य करती है। तो एक माने जाने साइंटिस्ट F.W. टेलर, जिन्होंने कि अपने प्रबंधन के विचार यहाँ पर रखे थे, उनके अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या नया करना चाहते हैं और तत्पश्चात यह भी देखना कि कार्य को सर्वोत्तम तथा सर्वाधिक मितव्ययी विधि से किस प्रकार किया गया है। इसमें कहने का मतलब यह है कि आप तभी एक अच्छा मैनेजमेंट या प्रबंधन कर रहे हैं जबकि आप किसी कार्य को बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं और कम से कम रिसोर्सेज के साथ, कम से कम सहयोगी, कम से कम पैसे और कम से कम सहयोगी सपोर्ट्स के साथ आप जो है बेहतरीन रिजल्ट अगर पा रहे हैं तो ही प्रबंधन उत्तम तरीके से किया गया होता है। यदि आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं और सारी सुविधाओं के साथ आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट प्राप्त किया तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छा प्रबंधन है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसा कि आप एक अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं कि जिस मंगल मिशन को नासा द्वारा 800-900 करोड़ की से ज़्यादा के बजट में जो है स्पेस में भेजा गया था, भारत के इसरो ने उसको बहुत ही कम बजट में लगभग 400 करोड़ के अंदर ही बना करके, आधे पैसे पे बना करके भेज दिया था और पहली बार में यह सफल भी रहा था। तो आप कह सकते हैं कि भारत का प्रबंधन ज़्यादा बेहतर है नासा के प्रबंधन की तुलना में, क्योंकि हमने कम समय में कम पैसे पे और अच्छी उपलब्धि हासिल करी है, इसलिए हमारा प्रबंधन बेहतर है। आइए अब चर्चा करते हैं इस बात पे कि हमारे पास प्रबंधन में क्या इम्पोर्टेंस है प्रबंधन की, इसके लक्षण क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट आता है प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मतलब प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण है। प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण होने का मतलब यह है कि मैनेजमेंट इज पर्पसफुल। पर्पसफुल यानी हम अगर किसी पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, उस लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए तमाम एफर्ट्स या तमाम प्रयास लगा रहे हैं और लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने के बाद हम यह भी निर्णय ले रहे हैं कि हमारा उत्तर सही है, यानी हमने जिस दिशा में प्रयास किया था क्या वह हमारा प्रयास सफल रहा या नहीं, यह जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चूंकि हमने देखा कि हम प्रारंभ में लक्ष्य निर्धारित करने के बाद से लेकर के अंत में उसकी उपलब्धि के बीच में एक पूरे प्रयास को नज़र में रखते हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रबंध उद्देश्यपूर्ण है। हमने बिना किसी उद्देश्य के उस कार्य को नहीं किया, क्योंकि हमने उसमें लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ उसके परिणामों को भी जानने की चेष्टा की है, इसीलिए यह उद्देश्यपूर्ण है। प्रबंध सामूहिक प्रयासों का एक समन्वय होता है। सामूहिक प्रयासों का समन्वय, जैसा कि मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में भी कहा था कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी मीन्स कई सारे लोग एक साथ प्रयास करते हैं तो जिस भी प्रयास को कर रहे होते हैं वो सफल होता है। यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड करते हैं, जो भी लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद हमारी जिम्मेदारी होती है कि उस लक्ष्य का निर्धारण करना है और उस लक्ष्य के निर्धारण करने के बाद उसको हमको उसका उत्तर प्राप्त करना है, यानी उसका परिणाम हमको प्राप्त करना है। और परिणाम प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति का विचार ही केवल काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके प्रयासों की भी आवश्यकता पड़ती है। और एक व्यक्ति अकेला प्रयास करे यह संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को या बड़े कार्य को करने के लिए कई स्किल्ड या कई योग्य लोगों की आवश्यकता होती है और वे योग्य लोग अलग अलग क्षमताओं के अनुसार यदि सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं तो हमको एक अच्छा रिस्पॉन्स या रिजल्ट मिलता है।
तो हम ये कह सकते हैं कि प्रबंधन सामूहिक प्रयासों का ही समन्वय है। यदि उस टीम में लोगों द्वारा सही तरीके से प्रयास ना किया गया हो तो हमको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल सकता है। हम उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं भारतीय सेना। यदि भारतीय सेना एक साथ रह करके मुकाबला ना करे तो हार सकती है। यदि उन्होंने किसी रणनीति के बिना अगर कोई काम किया मिलजुल कर तो भी हारने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन यदि उन्होंने एक सामूहिक प्रयास किया, उत्तम रणनीति बनाई और सही दिशा में कार्यरत हैं, तो हम देखते हैं कि हम अक्सर विजेता बन करके निकलते हैं, चाहे वो 1971 की जंग हो और चाहे 1999 के कारगिल वॉर हो। अगला देखते हैं, प्रबंध मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के सदुपयोग से संबंध रखता है। वर्तमान समय में हम ये पाते हैं कि प्रबंध जो है वो मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के सदुपयोग से संबंध रखता है। इसलिए क्योंकि मैंने आपसे कहा कि पुराने समय में जो हमारे टॉप लेवल अधिकारी होते थे उनके काम करने का तरीका अलग था, क्योंकि प्रबंधन के सिद्धांत उतने अच्छे विकसित नहीं थे। हिटलर यदि किसी से काम करवाता था तो सैनिकों से स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करवाता था, कड़े नियम फॉलो करवाता था। आम आदमियों में जो सक्षम हैं उनको तो रखता था, यदि कोई सक्षम नहीं है, किसी फिजिकली डैमेज्ड है या चैलेंज्ड है और अगर वो उसके काम के नहीं तो उनको मार दिया जाता था। यानी समाज में सबको बराबर बराबर की अहमियत नहीं प्राप्त थी और कार्य करने के लिए लेबरों को जिस तरीके से रखा जाता था उसमें उनको ना तो प्रॉपर पेमेंट्स की जाती थी, ना उनको वेजेस दिए जाते थे ठीक से, और ना ही उनका रहन सहन अच्छा हुआ करता था। अतः प्रबंध में मानवीय संसाधनों का बहुत अधिक महत्व है। इसीलिए वर्तमान प्रबंधन का सिद्धांत ये कहता है कि मैनेजमेंट में जो भी हम स्टाफ रखते हैं, मैन पावर रखते हैं, वो स्किल्ड होनी चाहिए, वो कैपेबल होनी चाहिए, उसको समय दर समय वेजेस दिए जाने चाहिए तथा उसको उसकी क्षमता के अनुसार ही कार्य किया दिया जाना चाहिए। भौतिक संसाधनों की यदि हम बात करते हैं तो भौतिक संसाधनों में भी हम यही पाएंगे कि रिसोर्सेज जो कि ये समूचा विश्व और ब्रह्मांड हमारे लिए भौतिक संसाधन ही है, फिजिकल रिसोर्सेज के तौर पे हम काम करते हैं। हमको ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। जरूरत से ज़्यादा पेड़ों को काट देना, पूरे पानी को खराब कर देना या भूगर्भ में स्थित जितने भी मेटल्स हैं उनका पूरे तरीके से दोहन कर लेना, यह कहीं ना कहीं हमारे मैनेजमेंट के विरुद्ध है। तभी हम अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के देखें कि यदि हम 4 बड़े पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह 20 छोटे पेड़ लगाए जाते हैं। सरकार भी ऐसी प्रक्रिया चलवाती है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि भौतिक संसाधनों का सदुपयोग होता रहे। वहीं मैन पावर को समय दर समय वेजेस दिए जाने चाहिए, उनको समय दर समय पैसे दिए जाने चाहिए, सहयोग दिया जाना है, मेंटल और फिजिकल सपोर्ट दिया जाना चाहिए, जिसके जरिए कि एक अच्छा प्रबंधन चलाया जा सके। इसीलिए प्रबंधन का एक विशेष महत्व है इस बात में कि वो मानवीय और भौतिक संसाधनों का सदुपयोग करने में मदद करे। तीसरा पॉइंट देखिए, प्रबंध एक विशिष्ट प्रक्रिया है। प्रबंध एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है। विशिष्ट प्रक्रिया इसे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें हम उन सभी तथ्यों का पालन करते हैं जिसमें कि लक्ष्य निर्धारण से लेकर के बीच में उस लक्ष्य निर्धारण को बनाए जाने वाले सहयोगी चार्ट्स को लेकर के और अंत में उसका क्या रिजल्ट होगा, क्या फाइंडिंग्स होगी, इनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। अगला देखिए, प्रबंधन सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल होता है। यह बात एक बहुत आवश्यक बात है जिसमें यह बताया जाता है कि प्रबंध सार्वभौमिक या यूनिवर्सल है। यानी हीलिंग ऑफ द नेचर या डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द नेचर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द यूनिवर्स, जिसमें कि यह होता है कि प्रबंध पूरे ब्रह्मांड में निहित है, पूरे ब्रह्मांड में जो है मौजूद है। इसके द्वारा जो है विकास किया जाता है। पूरा ब्रह्मांड और प्रकृति अपने आप को स्वतः जो है विकसित करती है और डेवलप करती है। यानी यह एक यूनिवर्सल प्रक्रिया है, आपके चाहने या ना चाहने से नहीं बल्कि स्वतः होने वाली प्रक्रिया है। अगला पॉइंट देखिए, प्रबंध एक आर्थिक तंत्र है। प्रबंध एक आर्थिक तंत्र है यानी इकोनॉमिकल सिस्टम है जिसमें कि पूंजी का आना और पूंजी से उपयोग करके विभिन्न वस्तुओं का निर्माण करना तथा उसका आयात निर्यात करना तथा उसको बाजार में बेचना, ये समस्त प्रोसेस शामिल होती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध एक आर्थिक तंत्र है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रबंध विशिष्ट एवं विभिन्न स्तरीय प्रशासनिक कार्य है। यानी प्रबंध में मल्टी लेवल एग्जीक्यूशन मौजूद होता है। अभी हम आगे इसके बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे जिसमें कि मैनेजमेंट के हम टॉप 3 लेवल्स के बारे में बात करेंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। उच्च प्रबंधन, मध्य प्रबंधन और निम्न प्रबंधन, यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसमें कि प्रबंधन के बारे में जो है विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं,
प्रबंध संसार स्वामित्व से भिन्न होता है। मैनेजमेंट सेपरेट फ्रॉम ओनरशिप। यानी अगर आप मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने ऊपर होने वाले एग्जीक्यूशन को छोड़ करके एक टीम वर्क, एक सामूहिक सहयोग की बात करते हैं, जिसमें कि एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे के सहयोग से समाज में विकास करना, ये एक प्रमुख मुद्दा शामिल होता है। अगला तथ्य है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। प्रबंध विज्ञान इसलिए है क्योंकि यह वास्तविक तथ्यों पर, वे तथ्य जो कि वास्तविक रूप से मौजूद हैं और जिनके द्वारा हम सही तरीके से निर्णय ले सकते हैं, यानी समस्या के ऊपर होने वाली परिकल्पनाओं पर, हाइपोथेसिस पर, उनके ऊपर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स पर और उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस पर ही यह आधारित होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि प्रबंध एक विज्ञान भी है। और कला इसलिए है क्योंकि समय दर समय हम जिस प्रकार से प्रबंधन का उपयोग कर रहे हैं और वर्तमान समय में हमारे सामने प्रबंधन का या मैनेजमेंट का जो स्वरूप आया है, ये पुराने स्वरूप से कहीं ज़्यादा बेहतर रूप से आया है। अतः हम कह सकते हैं यह एक कला का स्वरूप है। अगला पॉइंट, प्रबंध अधिकारियों की एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था है। प्रबंध अधिकारियों की एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने अभी पहले वाले पॉइंट्स में पढ़ा, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि यह एक मल्टी लेवल एग्जीक्यूशन है। मल्टी लेवल एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि इसमें उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर का प्रशासन पाया जाता है। और इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट अधिकारी हमेशा लोअर लेवल मैनेजमेंट अधिकारी को निर्णय, अपने फैसले सुनाते हैं और उनके ऊपर एग्जीक्यूशन किया जाता है और उनको सुपरवाइज करते हैं। तो यह एक श्रेणी बनाता है जिसमें कि उच्च पदाधिकारी, मध्य पदाधिकारी और निम्न लेवल कर्मचारी शामिल होते हैं और एक श्रेणी विकसित होती है। यह श्रेणी विकसित करने का जो मेन कॉन्सेप्ट है वह भी प्रबंधन द्वारा ही विकसित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं कि प्रबंधन में समन्वय होता है, यानी समन्वय प्रबंधन का सार है। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम ये पाते हैं कि कई लोग मिलकर के काम करते हैं। यह एक टीम स्पिरिट है। इसमें लोग आपस में मिलकर के काम करेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, एक दूसरे के साथ डेवलपमेंट करेंगे। जबकि सारे के सारे व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करते हैं, वहाँ पर यदि व्यक्तियों के बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन या तालमेल नहीं रहता है तो कार्य करने की क्षमता पर असर पड़ता है, क्योंकि व्यक्तियों को एक दूसरे के सहयोग से ही काम करने पर एक अच्छा रिजल्ट या अच्छा परिणाम सामने आएगा। चूंकि मैनेजमेंट या प्रबंधन में यह एक निश्चित तर्क दिया गया है कि कोऑर्डिनेशन के बिना मैनेजमेंट की किसी भी प्रक्रिया में होकर के गुजरा नहीं जा सकता है। चाहे वो आप कोई भी लक्ष्य निर्धारित करने, चाहे लक्ष्य को निर्धारित करने का कोई भी एग्जीक्यूशन या तरीका निकालें, चाहे उनमें आप दिशा निर्देश प्रोवाइड करें और चाहे आप उसके परिणामों को देखें। यदि वहाँ पर कहीं भी कोऑर्डिनेशन या सहयोग की कमी होती है तो कहीं ना कहीं प्रबंधन फेल हो जाता है, प्रबंधन सहयोग नहीं कर पाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक प्रोसेस। डायनेमिक प्रोसेस इसलिए क्योंकि विज्ञान और कला के सहयोग से मिलकर के यह एक प्रक्रिया का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में समय दर समय और ज़्यादा विकसित तरीकों का प्रयोग किया जाता है, इनोवेटिव आइडियाज़ डाले जाते हैं, नवीनीकरण डाला जाता है, जिसकी वजह से प्रबंधन एक बेहतरीन प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ता है। और इस प्रक्रिया के आगे बढ़ने का जो सही परिणाम होता है वो तभी नज़र आता है जबकि हमारी रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स बेहतर हो जाती हैं, यानी हमारे परिणाम जब बेहतरीन रूप से सामने आ जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंधन एक गतिशील प्रक्रिया है, क्योंकि यह किसी स्टेप पर रुकती नहीं है। आपको जो भी रिजल्ट्स मिले, सही मिले या गलत मिले, लेकिन अल्टीमेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी परिणाम मिलेंगे। गलत होने की स्थिति में आप पुनः उस प्रक्रिया में जाकर के नवीनीकरण से शुरू कर सकते हैं ताकि आपकी रिजल्ट्स या फाइंडिंग्स अच्छी हो जाए। अगला पॉइंट है, प्रबंध एक अद्भुत शक्ति है, यानी मैनेजमेंट इज लिटरली स्पेसिफिक एंड पिक्यूलियर। यह विशिष्ट होती है क्योंकि यह इसके कार्य करने का तरीका या कार्यशैली बहुत ही अद्भुत है, जिसमें हम बहुत सारे तथ्यों का मूल्यांकन कर सकते हैं, बहुत तरीकों से हम लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं, बहुत तरीके से विचारशील रह सकते हैं, स्ट्रेटजीज या रणनीतियां बना सकते हैं और अपने पॉजिटिव अप्रोचेज या सहयोग को प्राप्त कर सकते हैं। और अंतिम तथ्य यह है कि प्रबंध एक पेशा है। यदि हम वर्तमान समय की बात करते हैं
तो वर्तमान समय में हम यह पाएंगे कि प्रबंधन को या मैनेजमेंट को एक पेशे के तौर पर उपयोग किया जाता है। कई ऑर्गेनाइजेशन या संस्थाओं में जो मैनेजर्स होते हैं, उन मैनेजर्स का यही रोल है, यही कार्य है, और इनके बारे में हम आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। प्रबंधन के कार्य तथा प्रक्रियाएं। प्रबंधन मुख्यतः दो तरीके के कार्य करता है। एक तो गैर प्रबंधकीय परिचालन कार्य या ऑपरेटिंग टास्क होते हैं, दूसरा प्रबंधकीय कार्य या मैनेजमेंट टास्क होते हैं। इनके बारे में विस्तृत रूप से हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, और किसी भी प्रश्न के लिए यदि आपको कोई क्लियर ना हुआ तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।